किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू दे रहा हो, चाहे वॉल्यूम दे, प्रेशर दे, कुछ भी दो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये अपने आप प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, हीट दी इसलिए नहीं हो रहा है। तो हीट तो मैंने दी ही नहीं इस बार, और जब मैं हीट दूंगा ही नहीं तो क्या मैं कह सकता हूं कि चेंज इन हीट भी जीरो होगा? जब आप के से एल की तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या कर रहा है भाई? वॉल्यूम क्या कर रहा था? कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो आप मुझे बताएं टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? जब केमिकल रिएक्शन होती होगी तो उनके नंबर ऑफ मोल चेंज होते होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल चेंज होते होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम सीखेंगे बहुत ही बढ़िया चीज कि वेरियस प्रोसेस में, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देखिए आज हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल केस पढ़ाया था, एक्सपेंशन वाला और कंप्रेशन वाला, याद होगा आप लोगों को, जिसमें W का फॉर्मूला था माइनस के 2.303 nRT log V2 by V1 भाई, और वहीं पर Q का फॉर्मूला था यानी हीट का प्लस के 2.303 nRT log V2 by V1। सब कुछ समझाया था। उससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सिखाए थे, और वो न्यूमेरिकल जब आए इवन हमने PYQ भी करके देखे, देखो कैसे खट खट हो गए थे कि नहीं हो गए थे। सेम ऐसे ही आज हम बात करेंगे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के बारे में। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी मेरे बच्चों। क्या समझोगे भाई? मान लीजिएगा कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, और आप लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोगों ने क्या काम किया कि पहले मान लीजिएगा, अरे भाई ये क्या हो गया, ओ भाई साहब गलती हो गई है तो, ओहो इधर देखो, मान लीजिएगा कि इस पर एक पिस्टन लगी हुई थी पहले से, और इस सिलेंडर के अंदर गैस थी। यहां पर क्या थी जी? गैस थी। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया भाई? कि ये पिस्टन ऊपर गई होगी और आपने क्या करा गया होगा? इसको हीट दी होगी भाई, इसको हीट आपने दी होगी। ये ए पोजीशन से कहां पर गया होगा? मान लीजिएगा बी पोजीशन पे गया होगा बेटा, ठीक है, ये बी पोजीशन पे गया होगा। अब मुझे बताइए, जब ए से मैं बी जा रहा हूं तो प्रोसेस कैसी थी? इरिवर्सिबल, ठीक है, और आइसोथर्मल भी बोल रहा हूं मैं आइडियल गैस के लिए। तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करनी है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और क्या करनी है? एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। याद करिएगा, फिर से वापस बता रहा हूं, अगर मुझे पता है कि मेरे पास आइसोथर्मल वर्ड है तो टेम्परेचर क्या होगा मेरे बच्चों? आप कहोगे सर टेम्परेचर हो गया इस बार कांस्टेंट, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। राइट और रॉन्ग? अब आप लोग जानते हो, वी नो दैट कि भाई जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा यू जो होता है या डी यू जो होता है, वो होता है एन सीवी dt के बराबर, यानी चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। अब ये dt की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है बेटा। अगर ये इसकी वैल्यू 0 होगी तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई? n की वैल्यू जो भी हो, cv की वैल्यू 0 हो, ये वैल्यू 0 हो गई तो नेट इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? 0। तो आप लोगों को मैंने ये रटवाया था, बोला था कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है और क्वेश्चन में कहीं भी आइडियल गैस लिखा हुआ है तो चेंज इन एंथैल्पी, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी मान के चलोगे? 0। आगे देखिए, आगे देखो बेटा, आगे क्या करना है आप लोगों को? जिस तरह से आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करा, वैसे आप एंथैल्पी के बारे में देखो भाई। एंथैल्पी के बारे में कैसे देखोगे? जरा देखो यार, मुझे पता है कि टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या था जी? कांस्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बेटा जी? 0 के बराबर। और हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं मेरे बच्चों? कि सर आपने पढ़ाया था कि डेल्टा एच यानी डी एच जो होता है वो एन सीपी dt के बराबर होता था। जब आपने हीट कैपेसिटी पढ़ाया था वहां पर हमें रिलेशन ये याद हो गया था, ठीक है। अब dt की वैल्यू अगर 0 होगी तो मैं कहूंगा कि भाई एंथैल्पी चेंज कितना हो गया? 0। तो वो चाहे किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू दे रहा हो, चाहे वॉल्यूम दे, प्रेशर दे, कुछ भी दो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ यह सोचना पड़ेगा कि वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, बस इतना आपने देख लिया तो इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर दोगे। राइट? अब मैं बात करूंगा वर्क डन की। अब मैं बात करूंगा बेटा जी वर्क डन की। देखिए, जब मैं वर्क डन की बात करूंगा
तो मैंने आप लोगों को याद करवा होगा, जब मैंने आपको रिवर्सिबल वाले केस में वर्क डन कैलकुलेट करवाया था, तो सबसे पहले एक रिलेशन लिखा था, वो W इक्वल टू क्या था, माइनस के P एक्सटर्नल इंटू में dV, यानी चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चेंज हो रही है, देखिए जरा यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट ये हो रही होगी। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जब कभी भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको इंट्रोडक्शन दिया था और पढ़ाया था, वहां पर मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इंटरनल प्रेशर यानी गैस के प्रेशर के बराबर नहीं होता। इंटरनल प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस के बराबर नहीं होता, ये बात आपको याद होगी। यानी और एक चीज मैंने और बोली थी कि जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हो तो वहां पर आप लोगों को सबट्रैक्शन करना है, ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन और कोई इंटीग्रेशन नहीं करना होता, सिर्फ या तो समेशन करना होता है या सबट्रैक्शन करना होता है। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे बेटा, W बराबर माइनस के P एक्सटर्नल तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि इसको हमने रिप्लेस करा नहीं, और dV की जगह पर हम रखेंगे डेल्टा V, या W बराबर हो जाएगा माइनस के P एक्सटर्नल इंटू में V2 माइनस के V1। आप लोग जानते होंगे कि जब पिस्टन हमारे पास यहां पर थी तो वॉल्यूम V1 होगी बेटा जी इसकी, और जब हमारे पास गैस यहां पर पिस्टन यहां पर गई B पर तो वॉल्यूम V2 हो गई थी। तो वही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस के V1। इतनी आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है बेटा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। अब हमने जब वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, न्यूमेरिकल के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा होगा, दो वॉल्यूम दे रखे होंगे, तब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां आ सकता है न्यूमेरिकल में, वो न्यूमेरिकल आएगा क्या कि किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर तो दे रखा होगा ATM में, वॉल्यूम दे रखा होगा लीटर में, लेकिन आंसर पूछेगा वो जूल में। तो आप लोग समझिएगा, जब आप ATM और लीटर की मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट जो भी आए, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, उसकी यूनिट क्या होगी, ATM लीटर। उसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपको मैंने एक बात समझाई थी, पहले भी समझाई थी, दोबारा से समझा रहा हूं कि 1 ATM लीटर जो होता है वो 101 जूल के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। और यदि प्रेशर बार में दे रखा हो तो 1 बार लीटर जो होता है वो 100 जूल के बराबर होता है। तो मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी एंगल से गलत हो, तो प्लीज ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर वो कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। जिस तरह से आपने वर्क डन कैलकुलेट करा, वैसे अब आपको क्या करना पड़ेगा, हीट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर आप हीट कैलकुलेट करते हैं किसमें, इरिवर्सिबल वाले केस में। किस वाले केस में कर रहे हो भाई, इरिवर्सिबल वाले केस में, तो क्या करोगे आप जरा देखिए कि भाई वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि चेंज इन हीट बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस के W के बराबर। हाँ है ना, यही होती है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सिखाया मैंने आपको। अब हम ये बात जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो गया, 0। तो ये वैल्यू तो हमेशा ही 0 रहेगी भाई। और यदि ये वैल्यू 0 रहती है मेरे बच्चों, तो DQ किसके बराबर आएगा, माइनस के W के बराबर। और माइनस के W किसके बराबर हो जाएगा, P एक्सटर्नल माइनस के P एक्सटर्नल इंटू में V2 माइनस के V1। और आप लोग क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखोगे आप P एक्सटर्नल V2 माइनस के V1। इस तरह से आपको अगर कभी कैलकुलेट करनी हो हीट, तो आप हीट भी कैलकुलेट कर लोगे, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से बेटा जी आप क्या करोगे, हीट कैलकुलेट करना है आपको। तो मेरे हिसाब से अब कुछ बचता नहीं है, अब कुछ बचता नहीं है भाई, पूरा हो गया हमारे पास सब कुछ, कोनो गड़बड़ नहीं है, अब सारी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये भी एक इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव का मतलब ऐसा है कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहां पर आप 1 मिनट में आंसर कर दोगे बिना पेन उठाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हीट कैपेसिटी, चाहे वो सीपी हो या सीवी हो, हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है। हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है भाई, इनफाइनाइट कब होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जरा देखो, अगर मैं आप लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, ठीक है भाई,
आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होगा बेटा? बोलिए। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जरा देखिए, आपको ये रिलेशन पता था DH बराबर NCP dt, तो आप थोड़ा समझ कर देखिएगा, इफ dt इक्वल्स टू 0 और आपको Cp निकालना हो तो Cp किसके बराबर आएगा? 1/n DH बाय dt के बराबर आएगा। और यदि आप dt की जगह पर 0 पुट करोगे तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। ऐसा आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि अगर मैं नीचे 0 रख दूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है बेटा जी, मैं आपको लिखवा रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। यानी जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब आपके पास क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे आप सीवी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर ये हमारे बिल्कुल भेजे में घुस चुकी है, अब कोनो दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन पढ़ना है। एक्सपेंशन मैंने करा दिया, कंप्रेशन में भी सेम टू सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा कंप्रेशन में? कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा, जो हीट है वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। बाकी सब कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज 0, बाकी आपका ये एंथैल्पी चेंज 0, सब 0 रहेगा। क्लियर है जी? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत खतरनाक बात है भाई, इस बात को नहीं बता सकता कोई। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ये आपको ध्यान रखनी है। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन देखिए भाई, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि मान लीजिएगा आपने क्या काम करा, आपके पास एक सिलेंडर है, आपने क्या कर दिया बेटा जी? एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, सोचकर देखिएगा भाई, और इसकी सारी वैल्यू आप 1 मिनट के अंदर निकालोगे। फ्री एक्सपेंशन, ये आपके पास सिलेंडर है और मान लीजिएगा यहां पर आपने एक पिस्टन लगाई हुई है और मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर कोई गैस भरी हुई थी। इसके अंदर क्या थी जी? कोई गैस भरी हुई थी। ऐसा मान लोगे आप लोग यार? हाँ या ना? मान लो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता होगा कि बाहर कुछ भी नहीं है, कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ना ऑक्सीजन, कुछ एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ नहीं है। क्या समझोगे फ्री एक्सपेंशन का मतलब? कि सर आउटसाइड में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू 0 है। क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। और यदि एक्सटर्नल प्रेशर हुआ तो आप जानते होंगे कि यहां पर गैस है, इसका प्रेशर ऑफ गैस होगा, ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 है, और गैस का मूवमेंट कैसे होता है? हाई से लो की तरफ। नहीं पता तुम्हें ये बात? कभी सोचना, जब कभी तुम किसी के टायर में पंचर करते हो, क्या करते हो? सुई चबाते हो, और सुई चबाने के बाद कैसे आवाज आती है? आती है कि नहीं? हाँ, यानी जब साइकिल के टायर से या ट्यूब से हवा निकलती है तो हवा निकलकर टायर से बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 atm होता है, लेकिन टायर के अंदर जो ट्यूब के अंदर हवा होती है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होती है। तो समझ रहे हो, जब गैस बनती है, मतलब समझ जाना है ना, कि जब ज्यादा गैस हो जाती है तो अगर उसको स्पेस मिलता है निकलने का तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, अब जरा देखिए, सेम टू सेम क्या है? यहां पर प्रेशर ऑफ गैस है, ऊपर प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल 0। तो हम ये कहेंगे ना कि ये पिस्टन कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी, और जब ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, तो एक्सपेंशन होता रहेगा यार, इनफाइनाइट लेवल तक एक्सपेंशन होता रहेगा। इसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब हमें क्या काम करना है इसमें? मैंने कुछ चेंज नहीं करा, ध्यान रखना। आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये बात जानते हो, आप लोग ये बात जानते हो, मैंने इसको हीट नहीं दी है, याद समझना, मैंने इसको हीट नहीं दी है, एक्सपेंशन अपने आप हो रहा है फ्री में, कुछ हीट वगैरह कुछ नहीं दी। तो जरा देखिए, अगर मैं इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं, ठीक है भाई, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के पी एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। अब चूंकि फ्री एक्सपेंशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर। और यहां पर अगर आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे सर कह तो सही रहे हो।
दूसरी चीज, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये अपने आप प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, हीट दी इसलिए नहीं हो रहा है। तो हीट तो मैंने दी ही नहीं इस बार, और जब मैं हीट दूंगा ही नहीं तो क्या मैं कह सकता हूं कि चेंज इन हीट भी जीरो होगा? मैंने हीट में कोई चेंज करा ही नहीं भाई, इसकी जो पहले थी बाद में वही रहेगी। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, आपने इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करी, तो क्यों ना हम ऐसे मान लें, ओहो क्यों ना हम इसको भी मान लें कि सर ये भी आपने पढ़ा दिया। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है बेटा कि दो चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, बात करेंगे हम एंथैल्पी की और इंटरनल एनर्जी की, है ना, एंथैल्पी की और इंटरनल एनर्जी की। आप लोग जानते होंगे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई? कि चेंज इन हीट बराबर होता है इंटरनल एनर्जी चेंज और माइनस के डब्ल्यू। आप समझिए, जब हीट भी मेरे पास जीरो, इंटरनल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है और वर्क डन भी मेरे पास जीरो है, तो क्या मैं यहां पर समझूंगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज में भी कुछ नहीं हुआ, वो भी कितनी होगी बेटा जी? जीरो हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो आप, बात तो सही कह रहे हो आप, इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं होगा फिर तो, है ना? देखिए कैसे, अगर डी की वैल्यू जीरो है, डी की वैल्यू जीरो है, तो आप लोग ये रिलेशन भी जानते होंगे कि डी बराबर क्या होता है? एन सी वी डी टी के बराबर। अब ये वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं और जब एन सी वी कर दूं और डी टी, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो बेटा जी डी टी की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। टेम्परेचर चेंज आया कुछ? नहीं। और जब टेम्परेचर चेंज जीरो आ गया, तो आप लोग एंथैल्पी चेंज अगर कैलकुलेट करना चाहें, यहां से क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं भाई आप? एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या एंथैल्पी चेंज बराबर होता है एन सीपी डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, आप लोग जानते ही हैं। अब डेल्टा टी की वैल्यू अगर आप जीरो कैलकुलेट कर चुके हो, तो एंथैल्पी चेंज भी कितना आएगा? जीरो। तो जरा देखिए बेटा, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों कि फ्री एक्सपेंशन कह लो या भाई वैक्यूम अगर किसी न्यूमेरिकल में लिखा होगा, तो वहां पर वर्क डन भी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा, हीट भी जीरो होगी, एंथैल्पी भी जीरो होगी। अगर कोई चीज जीरो नहीं होगी, वो होगी एंट्रोपी। और एंट्रोपी हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, अभी मैं बीच में घुसा नहीं रहा हूं। क्लियर है बात? चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर देते हैं। आईआईटी जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लोग समझ सकते हो कि 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, तो इतना मतलब बड़ा खतरनाक होता होगा यार। तो जरा देखो क्या पूछा है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 1 bar and 298 केल्विन इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम। देखो वैक्यूम लिख दिया उन्होंने, हाँ या ना? और जैसे ही वो वैक्यूम लिखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। आधे बच्चे जो इस बात पर गहराई पर नहीं जाते, उनको लगता है कि भाई ये तो सर ने फालतू ही समझाया, इतना आसान थोड़ी ना आता होगा आईआईटी में। प्रूफ दे रहा हूं बेटा जी, 2020 में डिट्टो क्वेश्चन आया, ठीक है, बिल्कुल चाहे इजी क्यों ना हो। बात यह होती है कि जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो तो कोई चीज भारी और कोई चीज आसान नहीं है, बेसिकली सब चीजें एक ही जैसी होती हैं। जो चीज आपको समझ में आ जाए, जिस चीज को आप फील कर लो, समझ जाना कि वो आपके लिए आसान है, और जब आपके पल्ले नहीं पड़ रही हो तो वो समझ जाना कि भाई बहुत कठिन है। तो चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी आप उतनी ईमानदारी से फोकस होकर पढ़िए ताकि आपके कभी भी नेगेटिव मार्किंग ना हो, आप कभी केयरलेस ना हो, क्योंकि आईआईटी के पेपर में इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन पाए जाते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको पता होगी, राइट? चलिए अब आप मुझे आंसर देंगे कि इसका क्या आंसर होगा। वॉल्यूम भी डबल कर दी, वर्क डन पूछा है कितना होगा जब हमारे पास वैक्यूम के अगेंस्ट प्रेशर हो, मतलब वैक्यूम में आप एक्सपेंशन करोगे। तो क्वेश्चन का नाम है भाई क्या? क्वेश्चन का नाम हो जाएगा यहां पर बाहुबली क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन का नाम हो गया बाहुबली। कमेंट बॉक्स में आंसर तुम ही दोगे, देखो मुझे तो आता नहीं है यार, मेरे को आती नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में समझना आप लोगों को। आइडियल गैस ही होगी आपके पास। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी भाई,
इसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, इसमें हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, और बाकी सारी चीजें भी हम कैलकुलेट कर ही लेंगे आसानी से, आप बेफिक्र रहिए। देखिए भाई, सबसे पहले क्या होगा, अगर एडियाबेटिक वर्ड दे रखा है, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं मेरे बच्चों, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन हीट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। चेंज इन हीट क्या होगा जी, 0 के बराबर, ये बात आप समझ चुके होंगे। चेंज इन हीट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ये बात आप समझ चुके होंगे। दूसरा, अब बात करेंगे, जब हमें ये बात पता लग गई है तो हमें निकालना है वर्क डन, क्योंकि फोकस करना है, न्यूमेरिकल आएंगे वर्क डन के ऊपर ज्यादातर। जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो ये बात आप पहले से जानते थे एडियाबेटिक के नाम से ही, कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर एडियाबेटिक नाम भी दे रखा होगा समझ जाना, एंड हीट चेंज 0 होगा, ठीक है भाई, डायनेमिक प्रोसेस, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भाई। अब जरा देखिए, क्या जानते हैं हम लोग, कि चेंज इन हीट बराबर होता है du माइनस डब्ल्यू के बराबर, राइट और रॉन्ग, हाँ या ना, गलत थोड़ा ही बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं गलत बोलता मैं कभी भी यार। अब जरा देखिए, आप लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू आप लोग जानते हैं 0 के बराबर, तो इसको आप 0 पुट कर देंगे, यहां पर आप लिखोगे du माइनस के w, जब w इधर आएगा तो w किसके बराबर होगा, du के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले आप मुझे बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए, अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो हम लोग ये भी जानते होंगे कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, क्या वो NCV dt के बराबर होता है कि नहीं होता। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये भी आपने पढ़ाया है, NCV dt के बराबर होता है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा जी, W बराबर NCV चेंज इन टेम्परेचर dt लिख दिया। जब आपको मेन फॉर्मूला पता लग गया है कि भाई ये होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, इसके बाद आप क्या करोगे बेटा जी, आप लोग या तो डिफरेंशिएशन करते थे या इंटीग्रेशन करते थे, और जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो छोटे छोटे स्टेप में, रिवर्सिबल में बहुत सारे होते हैं देखो, तो सबको जोड़ोगे, छोटे छोटे स्टेप जब आप जोड़ते जाओगे, तो आप लोगों को मैंने जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस समझाया था, वहां पर यह भी बात बोली होगी कि भाई छोटे छोटे स्टेप में जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आप इस इक्वेशन का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, और कैसे इंटीग्रेशन करोगे, कि वर्क W तो W ही रहेगा, टेम्परेचर बदलेगा T1 से लेकर T2 तक। कल एक बच्चे का डाउट था, उसने के कमेंट में मैंने पढ़ा कि सर एडियाबैटिक में जब हीट आपके पास 0 है, हीट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाएगा, वो दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझेंगे कि इसके बाद आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करने पर। देखिए, W आपने लिखा है एज इट इज, N बाहर निकल लिया, कांस्टेंट होगा, और CV भी आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि गैस के लिए कांस्टेंट होता है, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइएटॉमिक, कांस्टेंट होगा ना। तो आप NCV को बाहर लिख लो, यहां पर क्या आएगा बेटा जी, dt, और यहां पर T1 से T2, इंटीग्रेशन करने के बाद W बराबर होगा क्या, NCV, T आपके पास का इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट होगी T1 से लेकर T2, और W बराबर क्या होगा, NCV, इसको लिखेंगे हम T2 माइनस के T1, या इसको हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, डेल्टा टी। यहां से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत सारे मॉड्यूल्स में, कई बार PYQs में, या कहीं पर भी, कि दिए गए 4-5 फॉर्मूले दे रखे होंगे और वो पूछेगा इनमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा, इनमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा। तो जरा देखिए, वर्क डन का एक फॉर्मूला तो ये है जो मैंने आपको कैलकुलेट करवाया एडियाबैटिक में, जो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक फॉर्मूला। अगर हमें दूसरे फॉर्मूले ड्राइव करने हैं वर्क डन के इसी से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, जरा देखिए, आपके पास वी नो दैट W इक्वल्स टू क्या होता है, NCV T2 माइनस T1, ये तो आप जानते ही होंगे, हाँ या ना। आप लोगों को ये भी पता होगा मेरे बच्चों कि वी नो दैट कि Cp माइनस के CV इक्वल्स टू R होता है कि नहीं होता। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, ऐसा तो होता ही है। तो क्या मैं यहां पर CV की जगह पर रख सकता हूं R माइनस के CP, सॉरी CV अगर उधर चला जाएगा, हाँ,
तो सीवी बराबर हो सकता है क्या, सीपी माइनस के आर। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलिए। आपको सर बिल्कुल हो सकता है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप इस सीवी की जगह पर सीपी माइनस के आर भी पुट कर सकते हैं। और यदि आप सीपी माइनस के आर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, जरा देखिए। W बराबर एन आपने एज इट इज रखा, सीपी माइनस के आर, और यहां पर हो जाएगा T2 माइनस के T1। ये एक रिलेशन बन गया आपका, ठीक है भाई। यानी ये भी एक वर्क डन का फॉर्मूला हो सकता है। आगे देखो भाई, आगे देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर मेरे पास यही इक्वेशन है सीपी माइनस सीवी वाली, तो आप लोगों को क्या करना होगा। जैसे मान लो ये इक्वेशन आ गई, इस पूरी इक्वेशन को आप सीवी से डिवाइड कर दो। और जब आप इसको सीवी से डिवाइड करोगे, इसको सीवी से डिवाइड करोगे, इसको सीवी से डिवाइड करोगे, तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी सीवी बाय सीवी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा के बराबर होता है कि नहीं। और माइनस के इसको, हाँ, 1 बराबर गामा माइनस के आर बाय सीवी आएगा बेटा, आपके पास आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आर बाय सीवी बराबर आर बाय सीवी, इधर आ गया, ये हो जाएगा गामा माइनस के 1। यानी सीवी जो होगा वो होगा आर बाय गामा माइनस के 1। क्या हो गया बेटा जी, आर बाय गामा माइनस के 1। तो आप इस सीवी की जगह पर आर बाय गामा माइनस 1 भी रख सकते हो। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला एक और, W इक्वल्स टू एन आर गामा माइनस के 1 T2 माइनस के T1। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटा जी वर्क डन का, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे भी इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। कैसे रीअरेंज कर सकते हो जरा देखिए, कैसे रीअरेंज कर सकते हो जरा देखिए। वी नो दैट कि हम यहां पर लिख दें W इक्वल्स टू 1 बाय गामा माइनस 1, तो मैंने लिख दिया बाहर। एन आर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये एन आर T2 माइनस के एन आर T1 ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर T2 माइनस के एन आर T1। अगर यहां पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा जी कि PV इक्वल्स टू NRT से, PV इक्वल्स टू NRT से अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखना चाहूं तो बेटा जी यहां पर 1 और यहां पर 1 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। या फिर मैं PV2 बराबर NRT2 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो आप कहोगे भाई यहां पर हमारे पास NRT2 की जगह पर मैं PV2 कर दूं और इसकी जगह पर क्या कर दूं भाई PV1 कर दूं। तो यहां पर इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर सकते हो 1 बाय गामा माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या PV2 माइनस के PV1। और P अगर आपके पास बाहर कॉमन आ जाता है तो आपके पास आएगा एक्सटर्नल प्रेशर बाहर, या मान लीजिए फाइनल प्रेशर बाहर, गामा माइनस 1 V2 माइनस के V1। तो ये सारे के सारे जो आपके पास चेक करने को आएंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अगर आपको एक फॉर्मूला ये आ गया, ये वाला, और आपको मेयर रिलेशन याद है, क्या है जी, मेयर रिलेशन याद है, तो बाकी का सब कुछ आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्लियर है। यहां पर मैं आप लोगों को सिंपल सी एक ही बात बोलूंगा बेटा कि आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इन्हीं के ऊपर आएंगे जनरली, राइट। लेकिन अगर किसी और पे भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको रीअरेंज करना होता है। क्लियर है जी। अब जरा देखिए, जब हमें हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है ये, तो आप लोग ये भी समझ सकते होंगे कि यही इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर भी आएगा, हाँ या ना। अगर आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो आप निकालोगे डेल्टा यू बराबर NCV T2 माइनस के T1। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा जी इंटरनल एनर्जी के लिए भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं W और इंटरनल एनर्जी दोनों बराबर है जब आपके पास हीट चेंज 0 हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे जरा देखिए भाई, ये करने के बाद सब कुछ सेट है। अब मुझे बताइए, अगर आप लोगों को एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो, एंथैल्पी चेंज, उसके लिए आप क्या करोगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा एच का फॉर्मूला आप जानते हो NCP dt होगा। क्या हो जाएगा यहां पर एंथैल्पी चेंज, अगर आपको मान लो कैलकुलेट करना पड़ जाए इन फ्यूचर कभी भी, तो आप लोग जानते हो ठीक है भाई,
एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपको कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग भी डिराइव करते रहना। हम लोग बेसिक रिलेशन क्या जानते हैं कि डीएच बराबर क्या होता है, एन सीपी डीटी के बराबर। और ये जो प्रोसेस चल रही थी कैसी थी, इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल थी। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना यहां से इसका, तो यहां पर एंथैल्पी H1 से H2 हो जाएगी, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। तो यहां पर जब H आएगा तो हमारे पास H2 माइनस H1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा H के बराबर। N बाहर, Cp बाहर, N बाहर, Cp बाहर। और जब आप T लिखोगे और उसकी लिमिट लिखोगे T1 से T2, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा ना भाई, वो भी बोलो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो डेल्टा H किसके बराबर आएगा बेटा जी, NCP डेल्टा T के बराबर। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, बस बने रहिए ऐसे ही। देखो यहां पर मैं फिर से वापस बता रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिवर्सिबल है याद करना इंटीग्रेशन करना है, एडियाबैटिक है याद रखना है हीट चेंज जीरो रहेगा बस। अगर ये जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे। यहां पर ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ वर्क डन क्या होगा, दोनों बराबर। और आपके माइंड में घुसाया है मैंने, इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होता है एनसीवीडीटी के बराबर। और यदि एनसीवीडीटी है और वर्क डन का फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला बन चुका है, तो आगे चल के हम इंटीग्रेशन ही करते थे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली हम इस वाले फॉर्मूले पे पहुंचे, राइट। जब हम इस वाले फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं, अब वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बताइए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है और कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ऐसा पूछ सकता है वो। तो आप इसी फॉर्मूले से, अकेले इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले अरेंज कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। मैंने आपको कहानी बता दी, सीवी को गामा में चेंज करना है तो आप मेयर रिलेशन को याद करोगे, सीवी को सीपी में चेंज करना है तो भी आप मेयर रिलेशन को याद करोगे, और खटाखट खटाखट सारे कुछ निकल जाएगा यहां पर, ठीक है। कुछ भी आपको निकालना हो, और जब न्यूमेरिकल मान लो आएगा इसके ऊपर तो करा दिया जाएगा, 2 मिनट की बात है। अब बात करेंगे एंथैल्पी चेंज की बात, एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे। एंथैल्पी चेंज के लिए मैंने क्या बोला था भाई, कि डीएच जो है वो एनसीपीडीटी के बराबर है। और जब हमारे ये पास ये प्रोसेस चल रही थी तो आइडियल गैस और रिवर्सिबल थी कि नहीं, बोलो। रिवर्सिबल होगा तो छोटे छोटे स्टेप में होती है, छोटे छोटे स्टेप में होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड से, है ना। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन h आएगा, लिमिट h1 से h2, तो h2 माइनस h1 को मैंने डायरेक्ट डेल्टा h लिख दिया। एनसीपी बाहर लिया था, t की लिमिट t1 t2 थी, ये बाहर आ गया तो एनसीपी डेल्टा t बन गया भाई। अब मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। मेरे हिसाब से आनी तो नहीं चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो अब जरा देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आईआईटी के अंदर इसके अंदर आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को, जैसे मैंने एक्सपेंशन सिखाया है वैसे ही मैं कंप्रेशन के बारे में बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। हाँ, लेकिन कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसे पता लगेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। आप लोग समझना कि आपको ये आइडिया लगाना है कि कंप्रेशन हुआ होगा या एक्सपेंशन हुआ होगा। देखिए वी नो दैट, देखो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जस्ट 1 मिनट पहले। कौन सा था भाई, W बराबर एन सीवी T2 माइनस के T1। आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास एक सिलेंडर है, 2 प्रोसेस हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। एक हमारे पास पिस्टन ये है, ये स्थिति A है। अगर ये A से B पर चला जाए, अगर ये A से B पर चला जाए, B स्थिति पे चला जाए, B स्टेट में चला जाए, तो इसका क्या हुआ, एक्सपेंशन, राइट। इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा जी, एक्सपेंशन। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि एक्सपेंशन जो हो रहा है वो हमेशा सिस्टम वर्क करता है। आप थोड़े ना बॉल लेकर गए, अपने आप हुआ होगा यार वो तो। और यदि वो अपने आप हुआ होगा तो यहां पर जो W होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यस और नो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिएगा आपके पास एक फिर से एक सिलेंडर है जिसके अंदर आप लोगों ने ये एक आपके पास, 1 मिनट भाई, मान लीजिएगा ये भाई आपके पास एक पिस्टन लगी हुई है ऐसे। ये पिस्टन पहले कहां थी, बहुत ऊपर थी भाई,
ठीक है, अब जरा देखो भाई, सपोज करिए कि ये पिस्टन पहले ऊपर थी, अब नीचे आई है, यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ आए हो। पहले इसकी वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम V2 है। ठीक है, पहले ये A स्थिति में था, अब B स्थिति में है। जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो आप मुझे बताइए आपको कंप्रेशन करना होगा या एक्सपेंशन? बताइए, आप कंप्रेशन कर रहे थे कि एक्सपेंशन? आप कहोगे सर हम तो उसको दबा रहे थे, कंप्रेशन कर रहे थे। और जब आप कंप्रेशन करोगे तो वर्क डन आप करते हो या सिस्टम करता है? आप कहोगे सर वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है इस बार ये हो जाएगी हमारे पास कंप्रेशन की, कंप्रेशन की। और हम लोग ये भी कहेंगे भाई अगर ये कंप्रेशन है तो यहां पर W जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आपको मैं फील कराता हूं एक बात के बारे में। देखिए, मान लीजिएगा मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो मुझे W को क्या रखना है, नेगेटिव, हाँ या ना? इफ एक्सपेंशन टेक प्लेस, आप लोग जानते हैं एन मोल जो होते हैं, अमाउंट मतलब अमाउंट जो होती है गैस की वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सीवी की वैल्यू भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है बोलो? आप कहोगे सर तब हो सकती है जब मान लो T2 क्या हो, छोटा हो और T1 का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, यानी पहले वाला टेम्परेचर ज्यादा हो और बाद वाला टेम्परेचर कम हो। समझ में आई कि नहीं आई? अगर ऐसा हो रहा है एडियाबेटिक वाले केस में तो आप कहोगे इस बार एक्सपेंशन हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में क्या होता है, पहले टेम्परेचर ज्यादा बाद में टेम्परेचर कम। अब जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो आप मुझे बताइए हीटिंग हुई या कूलिंग हुई? आप कहोगे सर इस बार तो हमें कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो हम कहेंगे जब कभी भी एडियाबेटिक के केस में हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पर कूलिंग होती है। क्या होती है जी? कूलिंग विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। ये आपको इस फॉर्मूले ने इंफॉर्मेशन दी। आगे जरा देखो कंडीशन क्या होगी अगली बारी, कंप्रेशन वाली। तो मैं कहूंगा कि इफ कंप्रेशन टेक प्लेस, इफ कंप्रेशन टेक प्लेस, आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है भाई वर्क डन का? ध्यान से देखो, W इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस के T1, यही ड्राइव किया आप लोगों ने, हाँ या ना? अब जरा देखो अगर मुझे कंप्रेशन रखना है तो कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। और इस इक्वेशन से वर्क डन पॉजिटिव तभी हो सकता है क्योंकि n हमारे पास पॉजिटिव है, CV हमारे पॉजिटिव है, यदि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हो। तो अगर T2 की वैल्यू ज्यादा होगी T1 से तभी उसको हम कंप्रेशन मानेंगे बेटा जी, हाँ या ना? और आप समझिए इससे क्या पता लग रहा है कि पहले टेम्परेचर कम था बाद में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पहले टेम्परेचर कम था बाद में टेम्परेचर ज्यादा हो गया। और यदि बाद में टेम्परेचर ज्यादा हो गया इसका मतलब तो यहां पर हीटिंग हुई होगी भाई, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया है, हीटिंग होती है। तो हम कहेंगे बेटा जी हीटिंग विल टेक प्लेस, हीटिंग विल टेक प्लेस। आप अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा बेटा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस है, मैंने हीट दी भी नहीं, मैंने हीट ली भी नहीं क्योंकि हीट चेंज तो जीरो है, फिर भी हीटिंग हो रही है, फिर भी कूलिंग हो रही है। इसका रीजन क्या होगा समझिएगा। जब कूलिंग हो रही थी तो कूलिंग होने का मतलब क्या होगा, वर्क डन कर रहा था सिस्टम, और वर्क डन सिस्टम कर रहा था, सिस्टम को वर्क डन करने के लिए कहीं से तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो जो है सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी है वो कम होती रहती है भाई। जब एक्सपेंशन होता रहता है तो सिस्टम क्या होगा, वर्क डन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो आप मुझे बताइए उस कंडीशन में वर्क डन जब कर रहा होगा उसके इक्विवेलेंट कहीं से तो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी ना भाई, उसमें हीट चेंज आप कर नहीं रहे। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? आप कहोगे सर अब समझ में आ गया है, इस वाली कंडीशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटरनल एनर्जी जो होगी इस केस में यानी डेल्टा U विल बी डिक्रीजेस। अब जरा देखिए आप लोग कंप्रेशन कर रहे हो, आप लोग कंप्रेशन करोगे तो वर्क डन से क्या करोगे, वर्क डन से कहीं ना कहीं एनर्जी बनाओगे। अब जब एनर्जी बनेगी
उस एनर्जी से हीट लॉस नहीं होनी चाहिए, मतलब हीट चेंज जीरो होना चाहिए। तो जितना भी आप वर्क डन करोगे वो किसकी एनर्जी बढ़ाएगा, उस सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी की वर्क बढ़ाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे इस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बेटा मान के चलता हूं कि हो सकता है कि आपको टफ लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं ये टफ नहीं है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं दोबारा से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिवर्सिबल लिखा है, समझ जाना इंटीग्रेशन करना है। एडियाबैटिक लिखा है, समझ जाना हीट चेंज जीरो है। हीट चेंज जीरो है तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को याद करोगे तो W du के बराबर होगा, हाँ या ना? क्लियर है बात? फॉर्मूला हमारे पास दोनों का बराबर आएगा, NCV T2 - T1, ठीक है? अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखना है तो बहुत तरीके हमारे पास, याद रखने की CV को CP में चेंज कर सकते हैं या गामा में चेंज कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। आगे देखो एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। प्लस अगर हमें कभी ये पूछे कि भाई कूलिंग हुई, हीटिंग हुई, हीटिंग हुई, कूलिंग हुई, तो समझ जाना आप लोग कि जब कभी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन होगा। उस वर्क डन को करने के लिए सिस्टम की एनर्जी कम होती रहेगी, इंटरनल एनर्जी कम होती रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, तभी तो ठंडा लगेगा। और जब आप कंप्रेशन करोगे तो आप वर्क डन कर रहे होंगे सिस्टम के ऊपर, हीट लॉस करनी नहीं है, तो जितना भी वर्क डन कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट जो भी एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में वृद्धि करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। बस इतनी सी छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद करनी है। अगर ये बातें आप लोगों को याद हो गई हैं, ये बातें आप समझ चुके हो मैथमेटिकली भी और अपने दिमाग की फीलिंग के साथ भी, तो आप देखना कैसे कैसे आईआईटी के क्वेश्चन कर लेते हो। जरा देखिए, इसने बोला है वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज, in adiabatic change of fixed amount of an ideal gas depends on change in, किस किस चेंज पर डिपेंड करेगा? देखिए वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए डिपेंड्स ऑन, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट। क्या बोला था मेरे शेरों? मैंने बोला था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है NCV T2 - T1, था या नहीं? बोलो यार। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा जी देवसेना। क्या हो जाएगा जिसका आंसर? देवसेना। टिक कर लेना भाई। आगे बढ़ता हूं भाई। अब देखिए बेटा यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, अज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्ग जीरो है। छोड़ो इसको। और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में 2019 में आया था। देखिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले यहां पर लिखा है कि इन चारों रिलेशन में से कौन सा इनकरेक्ट है ये पहचानना है। पहले से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये बात जानते होंगे मेरे बच्चों कि भाई अगर ए में दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस और बोला है Q - W के बराबर होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? चलो चेक करते हैं। आप लोगों को मैंने एक बात बताई होगी, जितनी भी साइक्लिक प्रोसेस होती है ना, जो भी आपके पास स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन जीरो के बराबर था, मैंने आपको बोला था। यानी जो नेट चेंज होता था साइक्लिक प्रोसेस में वो जीरो के बराबर होता था। तो हमें यहां से एक आइडिया मिल गया कि अगर प्रोसेस साइक्लिक है और भाई आप लोग जानते हैं कि स्टेट फंक्शन हीट में और वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में कौन है? इंटरनल एनर्जी। तो आप कहोगे भाई डेल्टा यू तो यहां पर हो गया जीरो, यानी चेंज इन हीट इंटरनल एनर्जी तो हो गया जीरो। अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जरा देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोग ये बात जानते होंगे मेरे शेरों। क्या था जरा देखिए कि सर हमने पढ़ा था कि चेंज इन हीट बराबर होता था du माइनस के W के बराबर। ये वैल्यू अगर जीरो के बराबर होगी तो चेंज इन हीट यानी जिसको सिर्फ Q से डिनोट कर रखा है वो माइनस के W के बराबर होगी। तो यहां पर देखो Q किसके बराबर है? -W। यहां पर Q किसके बराबर है? -W। इसका मतलब तो ये हुआ सर ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया भाई। अब बात करते हैं बी वाले के बारे में। बी वाले में अगर आप ध्यान से देखो यहां पर लिखा है एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा यू बराबर -W। अगर मान लो मैं यहां पर कहता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या बोला मैंने? एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम ही लिया, तो मैं लिखूंगा कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की मुख्य बात क्या थी भाई? बोलो
कि उसमें जो प्रेशर होता है, सॉरी उसमें जो हीट चेंज होता है डी क्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो चेंज इन हीट किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी? 0 के बराबर। ये बात आप जानते होंगे। अब यदि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर ऑपरेट करूं, लगाऊं, तो आप लोग जानते होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ यार, तुम सोचो अपने दिमाग से। सर एक ही इक्वेशन याद आती है बार बार, डी क्यू बराबर डी यू माइनस के डब्ल्यू। और यदि आपने ये वाला टर्म 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस से करनी पड़ेगी, ये डब्ल्यू इधर आ जाएगा, है ना, या डी यू को इधर ले आओ, तो डी यू जो होगा क्या वो प्लस के डब्ल्यू के बराबर ही होगा ना जब इधर आ जाएगा ये। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा बेटा जी ये वाला। और आप लोग ध्यान से देखिए मेरे शेरों, रिलेशन बनेगा ये वाला करेक्ट, लेकिन दे क्या रखा है? डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब तो भाई प्लस होना चाहिए था। तो ये जो स्टेटमेंट हो गई, ये वाले जो रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? ये वाला रिलेशन क्या हो गया भाई हमारे पास? ये हो गया इनकरेक्ट, ये हो गया हमारे पास इनकरेक्ट। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है भाई। आगे देखिए, आगे बोला है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसने बोला है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्यू के बराबर है, यानी डी क्यू के बराबर है। चलिए देखते हैं भाई। सी ऑप्शन के लिए फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई थी। आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि सर वॉल्यूम रहेगी कांस्टेंट, और यदि वॉल्यूम मान लीजिए कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर होगी। अब मैं यदि यहां पर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोगों ने बेटा जी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन और पढ़ी होगी। क्या थी वो? कि सर आपने पढ़ाया था कि डी क्यू बराबर होता है डी यू माइनस के डब्ल्यू, और चूंकि डब्ल्यू बराबर होता है माइनस के पीडीवी, तो क्यों ना यहां पर हम ये वाली इक्वेशन लें कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस के पीडीवी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहां पर टर्म आया है डीवी, यानी चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम आइसोकोरिक के लिए क्या होता है? 0। अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा जी? 0 के बराबर। तो डी क्यू हीट चेंज किसके बराबर आया? एंथैल्पी चेंज यानी इंटरनल एनर्जी के चेंज बराबर आया कि नहीं आया? बोलो आपको। सर अब हमें यह बात समझ में आ रही है धीरे धीरे, अब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जरा देखिए, दोनों के साइन प्लस भी है। क्या लिखा इसने? डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर किसके आया? हीट चेंज के बराबर। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी बेटा करेक्ट है। पूछा क्या था हमसे? पूछा क्या था? ध्यान से देखिए भाई, पूछा था हमसे डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स। हमने ये तो निकाल दिया, ये करेक्ट, ये करेक्ट। अब हम बात करेंगे डी वाले ऑप्शन की। आइसोथर्मल शब्द दिया है यहां पर। क्या दिया है जी? आइसोथर्मल। आप लोग ये बात जानते होंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है भाई? कांस्टेंट। जानते हो ना ये बात? अरे जानना चाहिए भाई तुम्हें। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। आप लोग जानते हो इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होता है एनसीवी डेल्टा चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। अब dt की वैल्यू अगर 0 होगी तो आप लोग जानते होंगे इंटरनल एनर्जी चेंज भी कितना होगा? 0 के बराबर, है ना। और यहां पर मैं अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो वो क्या होगा बेटा? सोच कर देखो। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन लगाओगे तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा जरा देखिए। आप लिखोगे सर डी क्यू बराबर डी यू माइनस के डब्ल्यू, है ना, और डी यू आपके पास हो गया किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहां से रिलेशन क्या बना भाई कि चेंज इन हीट बराबर होगी माइनस डब्ल्यू के बराबर, हाँ या ना। आप कहोगे सर अब हमें समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखो यहां पर क्या लिखा है, हीट जो है वो माइनस डब्ल्यू बराबर है, यानी ठीक है बिल्कुल, हीट जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर करेक्ट है। तो बेटा जी आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि IIT जेईई में 2019 में आया था। देखो कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत टफ नहीं है, आपको सिर्फ नाम से फर्क पड़ता होगा यार थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ है।
जिसने मेरे 3-4 लेक्चर के नोट्स बहुत अच्छे से कर लिए, सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। जरा देखिए कैसे। ये क्वेश्चन आईआईटी 2017 में आया था, आईआईटी एडवांस में, ना कि जेईई मेंस में। आप लोग जानते होंगे एडवांस में सिंगल करेक्ट है ना, मल्टीपल सेलेक्टिव, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, बहुत सारे आते हैं, मैच द फॉलोइंग, उन्हीं में से एक था ये। मेंस का नहीं था, एडवांस का था। इसने बोला कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, आप समझिएगा, आइसोकोरिक वर्ग के बराबर तो होता नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक वर्ग क्या होता है बेटा जी, आज ही मैंने बताया था, आइसोकोरिक वर्ग तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी ना। आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम 0, डीवी की वैल्यू 0 तो वर्क डन 0। क्या मजा नहीं आया। आइसोबारिक वर्क नहीं, आज ही हमने पढ़ा था सी वाला ऑप्शन। आप लोग ये बात जानते होंगे, अगर मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो बेटा जी इसके लिए चेंज इन हीट कितना हो जाएगा, 0। और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या बोलता है, देखो वो कहता है कि सर dq बराबर du माइनस के w, dq बराबर du माइनस के w, और यदि आप यहां पर 0 कर दो तो मेरे पास du माइनस के w हो जाएगा। और देखो ये अगर इधर ले आओगे तो सर du बराबर w के बराबर हो जाएगा। और ये रिलेशन हमें बताती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर होती है, तो हम कहेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क, जो ये है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कटप्पा। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, कटप्पा। इसी को आप टिक करके आगे बढ़ोगे। आगे जरा देखिए, नया क्वेश्चन आ गया है, नया क्वेश्चन भाई और बहनों। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2017 में था, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन था मल्टीपल। देखो आज एक कहानी है जो तुम्हें खुद सोल्व करनी है। अरे कहा लिख दो भाई, मल्टीपल सेलेक्टिव है भाई ये, मतलब इसके क्या होंगे, मोर देन वन आंसर है, मोर देन वन। क्या कहा इसने, एन एडियाबैटिक गैस इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब आपने चारों तरफ से गैस को इंसुलेट करा हुआ है, थर्मली इंसुलेट, ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर जो दे रखा था वो P1, वॉल्यूम V1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 दे रखा है। एक्सपेंड इरिवर्सिबली, मतलब अपने आप में ही ये एक्सपेंड हो गई, यहां तक पहुंच गई, अगेंस्ट ए जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। जीरो एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या था बेटा, कुछ याद है आप लोगों को? जीरो एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या होता था, याद है? वैक्यूम, ठीक है। एज शोन इन द डायग्राम द फाइनल इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गिवन। बाद में जब ये एक्सपेंड हुआ अपने आप से ही, तो वो इस अवस्था में पहुंच गया। इस अवस्था में पहुंचने के बाद इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, वो इसने बोला। और इसने बोला है फॉर दिस एक्सपेंशन करेक्ट ऑप्शन बताने हैं क्या होंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो आप लोगों को मैंने एक बार पढ़ाया था, बहुत सिंपल सा पढ़ाया था, आइसोलेटेड सिस्टम जानते हो? आइसोलेटेड सिस्टम, पूरी यूनिवर्स और सिस्टम के बीच में एक इंसुलेटर लगाते थे हम लोग। जब मैंने थर्मोस्टेट का आपको स्टार्टिंग में पहले वाले लेक्चर में वो बताया था, एग्जांपल दे रहा था, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम का, क्या बोला था कि अंदर वाले सिस्टम और बाहर यूनिवर्स के बीच में इंसुलेटर लगे होंगे। अब जब यहां पर इंसुलेटर लगे हुए हैं तो सीधी सी बात है, यहां से हीट अंदर तो नहीं जा सकती और अंदर की हीट बाहर भी नहीं जा सकती। तो आप मुझे बताइए हीट में कितना चेंज आया? 0। हीट में चेंज कितना आया? 0। देखो ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन 6-7 नंबर का आया हुआ, क्योंकि इसके आंसर ज्यादा है भाई, है ना। तो आप मुझे बताइए क्यों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर ये बात तो हमें अब समझ में आ गई है। अब जरा देखो बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है? ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। और हम लोग जानते हैं कि जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे, वी नो दैट W का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के P एक्सटर्नल इंटू में चेंज इन वॉल्यूम होता है। ये बात आप जानते हैं। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखो V1 से V2 हुआ, लेकिन P एक्सटर्नल अगर आपके पास ही 0 हो तो क्या मैं कहूंगा कि वर्क डन वहां पर 0 हो गया? आप कहोगे सर ये हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है।
अब जरा देखो, वैक्यूम में हीट भी जीरो, वर्क डन भी जीरो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लगाना चाहो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाना चाहो, तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या डी क्यू बराबर डी यू माइनस डब्ल्यू के बराबर था। अब यहां से आगे मैं इधर कर रहा हूं बेटा जी। अब आपने डी क्यू की जगह पर क्या रख दिया भाई, डी की जगह पर आपने रख दिया जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको निकालना है, और वर्क डन भी आपने जीरो किया, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं। यानी यहां पर एंथैल्पी चेंज भी कितना आएगा, आप कहोगे सर जीरो के बराबर आया, ठीक है। एंथैल्पी चेंज अगर जीरो के बराबर आया है तो एंथैल्पी का एक रिलेशन भी होता है क्या, कि भाई वी नो दैट अगेन, क्योंकि हम लोग प्रूव करेंगे, हमने पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि सर एंथैल्पी चेंज सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होता है CVDT, NCVDT। प्लीज समझिएगा, अगर मैं ये वैल्यू जीरो कर दूं तो NCV इसके नीचे चला जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहां से चेंज इन टेम्परेचर भी कितना आ गया, जीरो। यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है। और यदि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है तो क्या T1 और T2 दोनों बराबर होंगे, क्या बाहुबली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अब लेवल सिर्फ जेईई मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम IIT एडवांस की बात कर रहे हैं, और लेकिन इतना टफ ये क्वेश्चन था नहीं जितना आपको देख रहा होगा। पढ़ोगे देखोगे तो सोचोगे यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या IIT एडवांस में, लेकिन अंदर अंदर खुश भी हो रहे होंगे, अरे सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एडवांस में तो मजा जाएगा। चलिए, दो हो गए। अब मैं बात करूंगा तीसरे वाली कंडीशन की। भाई तीसरे वाली कंडीशन क्या है, जरा देखिए। तीसरे वाली कंडीशन क्या है कि हमें अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है, प्लीज समझिएगा, इफ dt इक्वल्स टू जीरो, इट मींस दिस इज एन आइसो थर्मल प्रोसेस, हाँ या ना, बोलिए, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई बेटा। अब जरा देखो भाई, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यार आप लोगों ने पढ़ा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ आप लोगों को याद होगा, क्या होता था याद करिए, बोलो बोलो, कि सर P1 V1 बराबर P2 V2 होगा सर। तो करेक्ट आंसर में एक और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, C। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ABC ये हो जाएंगे बेटा। इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये IIT एडवांस वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर बोला गया है फिक्स्ड मास ऑफ m ऑफ गैस इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम K to L to M to N एंड बैक टू K एज इन द फिगर जो आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ द सक्सेडिंग ऑपरेशन दैट इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आर, भाई साहब ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2013 में आया था, और तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, तुम्हें ऐसा लगता है? देखो मैं आपको सच बताता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जरा देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स का नहीं था, 8 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि इसे एक क्या कहते हैं वो जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आते थे ना, उस टाइप का क्वेश्चन था। ये पैराग्राफ दे दिया, ये डायग्राम दे दिया, एक क्वेश्चन ये होगा इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन ये होगा इससे रिलेटेड, और दोनों क्वेश्चन जब ये आए थे तो 8 मार्क्स के आए थे। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आप इसको कितनी आसानी से कर दोगे। अब जरा देखिए बेटा, सपोज करिए यहां पर मेरे पास प्रेशर है, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अरे बोल दो नालायको, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर, और यहां पर क्या है, वॉल्यूम। आप समझिएगा, जब आप K से L जा रहे हो, जब आप K से L जा रहे हो, आप लोगों को गैस स्टेट वाला चैप्टर याद है, गैस स्टेट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, अगर आपको उतने भी आता होगा तो तुरंत आप आंसर निकाल लोगे। कैसे, जरा देखिए, जब मैं K से L जाऊंगा तो आप लोग समझ सकते हो कि प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम K to L, K to L की बात कर रहे हैं बेटा जी हम, हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मैं कहूंगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर
और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो आप ध्यान से देखिए, जब आप के से एल की तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या कर रहा है भाई, वॉल्यूम क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो आप मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। चार्ल्स लॉ को याद करिए। आप कहोगे सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यदि वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी पहले वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या हो जाएगी, हीटिंग। पहले वाले स्टेप में क्या हो जाएगी बेटा जी, हीटिंग। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जब मैं एल से एम की तरफ जाऊंगा, एल से एम की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा जरा देखिए। जब मैं एल से एम की तरफ जा रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम एल टू एम, फ्रॉम एल टू एम। तो आप कहोगे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते थे तो हमारे पास कौन सा लॉ लगता था, गेलुसैक लॉ। और गेलुसैक लॉ क्या आता था बेटा जी, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना। अगर प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा जरा देखिए। जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो प्रेशर हाई से क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। अगर मान लो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और यदि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा इसका मतलब वहां पर कूलिंग हो रही होगी, है ना। आपको सर बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले अब दूसरे नंबर पे जो L2M है वहां पर हम क्या कहेंगे भाई, कूलिंग टेक प्लेस, कूलिंग हो गई भाई यहां पर। तो चलिए हमें समझ में आ गया कि यहां पर कूलिंग हो गई। वापस जरा देखिए, जब मैं M से N जाऊंगा वापस देखिए, यहां पर दिया गया है K2L M2N, ठीक है भाई। M से अब कहां गए, मैं N पे गया और फिर N से वापस बैक K पे जाऊंगा। तो जरा देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई फ्रॉम M टू N, तो यहां पर भी आप देखोगे प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हाँ या ना। आप कहोगे फिर से एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता तो हम चार्ल्स लॉ लगाते थे, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखते थे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता था कि नहीं होता था। यहां पर देखिए, जब मैं M से N की तरफ जाऊंगा मेरे बच्चों तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई हम कहेंगे इधर से इधर अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा, कूलिंग। तो जरा देखिए, हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग। अब हम चलते हैं N से M। अब हम कहां चलेंगे बेटा जी, अब हम चलेंगे N से M। देखिए जरा ध्यान से, फ्रॉम N टू K, N से ऊपर की तरफ चले। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा इसके इक्विवेलेंट। लेकिन प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हम लोग जानते हैं कि भाई प्रेशर वेरी कर रहा है तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गेलुसैक लॉ कहता है। और यदि प्रेशर बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। और यहां पर हम क्या कहेंगे, हीटिंग। क्या कहा मैंने, हीटिंग। तो हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग करेक्ट आंसर होगा बेटा जी। हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग, हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग। आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। और इस क्वेश्चन का नाम मैं देखता हूं बेटा जी, रामलाल या राम प्रसाद। राम प्रसाद बेटा जी इस क्वेश्चन का नाम है और इसको आप करेक्ट कर लेंगे अच्छे से, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए, अब यहां पर इन्होंने एक और बात बोली है, द पेयर इफ आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने बोला है कि आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होगी। जरा देखिए बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है आप समझिएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि जब वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट हो और वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो, 0 हो। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब मैं L से M आता हूं तो वॉल्यूम फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। और साथ ही साथ जब मैं N से K जाता हूं तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो आप देखकर 1 मिनट में समझ जाओगे भाई कौन कौन सी हो जाएगी, कौन कौन सी हो जाएगी। देखो भाई, L से M, L और M देखो कहां पर साथ हैं, और N to K,
यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो बी फॉर बाहुबली आंसर होगा। समझ में आई बात? हाँ, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाया था, जिसमें मैंने कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं होगी। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, हाँ या ना? अब जरा देखो, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू इन द केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी हो और वहां पर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे, यही सारी चीजें हमें देखनी है। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा। आप लोग ये जानते थे कि एंथैल्पी जो है वो U प्लस पीवी के बराबर होती है, ये बात आप जानते ही थे, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में। और मैंने आपको ये भी बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी वगैरह को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा इनमें चेंज कैलकुलेट करते हैं। और यदि हमें इसको चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा जी, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है और मैं लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन, तो जरा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डीएच, इधर क्या हो जाएगा बेटा जी, यू का डी यू कर देंगे और प्लस पी डी और पी भी हो जाएगा। अब जरा देखो, जब हम दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डीएच बराबर डी यू और प्लस के यहां पर पीडीवी और प्लस के वीडीपी, ये सब आएगा। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे शेरों, बड़ा ही सिंपल है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या मान के चलना है जी, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर आप लोग इस टर्म को क्या कर दोगे, जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है और यानी चेंज इन प्रेशर जीरो होगा तो ये टर्म अपने आप में जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, आप लिखोगे डीएच, आप क्या लिखोगे बेटा जी, डीएच बराबर डी यू प्लस पीडीवी। देखो कुछ न्यूमेरिकल तो आपके इस वाली इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे जहां पर दो वॉल्यूम दे रखे होंगे, या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखो कैसे, डीएच को लिख सकता हूं डेल्टा एच, डी यू को कैसे लिखता हूं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी दो वॉल्यूम होगी V1 और V2, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी, ऐसे भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन में दो वॉल्यूम ना देकर वो हो सकता है कि क्या होता है, आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं A प्लस बी गिव सी, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें रिएक्टेंट की संख्या ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की संख्या क्या होती है, कम। या फिर ऐसा भी हो सकता होगा कि रिएक्टेंट की संख्या कम हो और प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा हो जाए, जिनके लिए डेल्टा एन जी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चों कि डे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट होते हैं। भाई पूरी केमिस्ट्री में 3 कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बोलिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती होगी तो उनके नंबर ऑफ मोल चेंज होते होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल चेंज होते होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, जो ये पीडीवी है ना, इसकी जगह पर एक और टर्म आएगा जिसका नाम होगा डेल्टा एनजीआरटी। कैसे मैं बताता हूं, सपोज करिएगा अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और वो गैसियस है, तो वहां पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लैब के अंदर कराते हैं तो आप मुझे बताइए सराउंडिंग का जो प्रेशर है, सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। और जब आप लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करते हो, जिस भी दिन करते हो, जिस भी टाइम करते हो, उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो मैं यहां पर समझिएगा, प्रेशर भी मैंने क्या ले लिया जी, कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी क्या ले लिया जी मैंने, कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या ले लिया मैंने, कांस्टेंट। और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं दोनों साइड से तो P कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dV, और N की जगह पर हो जाएगा डेल्टा N, जो चेंज होगा डेल्टा NG, और ये हो जाएगा RT, क्योंकि R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। और जैसे आप DN करोगे ना, इसको DN करोगे, प्लीज समझना, इस PDV का मतलब है DN, तो ये डेल्टा बना दिया मैंने, तो डेल्टा NG आप लोग ऐसे मान लेंगे। अब जो है डेल्टा NG आपको कैलकुलेट करना सीखना है बेटा, डेल्टा NG कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बात कंफर्म है।
देखिए भाई, देखिए भाई, अब आप समझिएगा कैसे करनी है आपको। सपोज करिएगा अगर आपके पास ये रिएक्शन है, PCl5 गिव्स PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये केमिकल रिएक्शन है। और कोई भी रिएक्शन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। और हम ये कहते हैं कि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस है। देखो जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, कंप्रेशन की बात करते हैं, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन किसका करते हैं? गैस का। इसीलिए हमें क्या देखना है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी और हमें इसमें गैस के मोल चेंज करने हैं, ना कि सॉलिड के भी ले लो या लिक्विड के भी ले लो। और डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लीज समझिएगा। डेल्टा एनजी का मतलब होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, वो भी गैस वाले, नंबर ऑफ मोल्स वो भी गैस वाले, वो भी किसके? प्रोडक्ट वाली साइड के, माइनस के समेशन ऑफ सारे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट वाले, नंबर ऑफ मोल्स वो भी गैस वाले, वो भी रिएक्टेंट साइड के। बस इतना करना है। जैसे मान लो इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है। तो प्रोडक्ट वाले सारे जोड़ लो जो गैस थे। तो एक और एक कितने हो जाएंगे बेटा जी? 2। एक और एक कितने हो जाएंगे बेटा जी? 2। और यहां पर रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हैं गैस के? 1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा जी? 1 के बराबर। समझ में आई बात? चलिए, ये तो मैंने एक रिएक्शन का समझाया। दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करता हूं मैं। सपोज करिए कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने लिखा यहां पर CaO प्लस के CO2। ये मेरे पास गैसियस है, सॉरी ये मेरे पास सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग जानते होंगे। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? सॉलिड है ना, क्विकलाइम। और साथ ही साथ अगर मैं CO2 की बात करूं, ये मेरे पास गैस होती है। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? जो भी प्रोडक्ट की साइड में गैस वाले मोल हैं उनको जोड़ लो, और जो भी रिएक्टेंट वाली साइड में गैस वाले मोल हैं उनको जोड़ लो, दोनों को माइनस कर देना और निकाल देना आंसर। इधर देखिए, इसको तो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तो सॉलिड है। गैस वाला कौन है? 1 तो हमने लिखा जी प्रोडक्ट की साइड में 1 है, माइनस रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हैं गैस के? 1 भी नहीं। तो 1 माइनस के 0 कितना हो जाएगा जी? 1 माइनस के 0 हो जाएगा 1। थर्ड रिएक्शन में देखिए, मान लीजिएगा आपके पास ये रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस के 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैस, यानी अमोनिया की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना हो मेरे बच्चों, तो डेल्टा एनजी किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट की साइड में गैस के कितने मोल हैं? 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 माइनस रिएक्टेंट की साइड में टोटल गैस के कितने मोल हैं? 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, तो जोड़ लो 4 हो गए। तो 2 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा? -2। तो इस तरीके से आप डेल्टा एनजी निकालना सीख जाओगे, या सीख भी गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या बताया मैंने कि कुछ रिएक्शन को आप ऐसे करेंगे, और मान लो अगर वहां पर 2 वॉल्यूम वगैरह ना दे रखी हो और गैस के नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हो, तब आप इस वाली इक्वेशन को ऐसे यूज करेंगे कि DH बराबर DU प्लस डेल्टा एनजी RT। ठीक है, क्योंकि PdV जो होता है वो डेल्टा एनजी के बराबर होता है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, तो आई होप जिसको ये रिएक्शन समझ में आ गई वो आसानी से एक एक क्वेश्चन कर लेगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड। और बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से आते हैं IIT के अंदर भी। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अब जरा देखिए भाई, अब आपको मैं सामने ये क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको पता लग जाएगा क्या है इस क्वेश्चन में। जरा देखिए, यहां पर क्या दिया गया है? 100 ml है, 100 मोल है H2O2 के, डिकम्पोज हो रहे हैं एक बार में। ठीक है भाई, एक मिनट, हाँ जी, क्या कहा इसने? 100 मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोजेज एट 1 बार। उसने आपके पास प्रेशर दे रखा है 1 बार कांस्टेंट है, टेम्परेचर 300 केल्विन। द वर्क डन बाय द 1 मोल ऑफ O2 एंड इट्स एक्सपेंड अगेंस्ट 1 बार प्रेशर। ठीक है जी, आप मुझे एक बात बताओ बेटा जी, जब आप H2O2 को डिकम्पोज करोगे, H2O2 को, तो रिएक्शन क्या होगी? आप कहोगे सर H2O2 बराबर होता है क्या? जब ये डिकम्पोज होगा ना तो H2O बनेगा और बेटा जी O2 बनेगा। ठीक है, और रिएक्शन पता है कैसी होती है? ये इसकी स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है, जहां पर H2O2 लिक्विड होता है, ये भी क्या होगा? लिक्विड, और ये क्या होगा? गैस।
अब आप समझिएगा मेरी बात, अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो इसके कितने मिलेंगे, आधे मोल, और यदि इसके मैं 100 मोल ले लेता हूं, ठीक है, तो इसके कितने बनेंगे, 50 मोल। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा जी, डेल्टा एनजी का मतलब होता है मोल्स ऑफ गैस, वो भी प्रोडक्ट वाली साइड में, माइनस के मोल्स ऑफ गैस, वो भी रिएक्टेंट वाली साइड में। प्रोडक्ट वाली साइड में गैस के कितने मोल हैं, सिर्फ 50, तो आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा जी, 50 माइनस के, और रिएक्टेंट वाली साइड में गैस के कितने हैं, एक भी नहीं, तो आप क्या लिखोगे, 0, आंसर आएगा 50 मोल। इतने में चेंज आया। अब यहां पर वर्क डन पूछा है, आप लोगों को अगर याद होगा, ये जो पीडीवी था यहां पर जो मैंने पीछे करवाया था, ध्यान देखिए, ये जो पीडीवी होता है ये क्या होता है, वर्क डन के बराबर ही तो होता है, और ये डेल्टा एनजीआरटी भी क्या है, इसकी जगह पर आया है। तो हम लोग एक बात जानते हैं मेरे बच्चों कि वर्क डन का एक फॉर्मूला सर आपने पढ़ाया था, W इक्वल्स टू माइनस के पीडीवी, लेकिन क्योंकि यहां पर 2 वॉल्यूम नहीं दे रखी है, यहां पर 2 वॉल्यूम नहीं दे रखी है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये बात तो जानते ही हैं कि पीडीवी जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा एनजीआरटी के। अब यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, देख लो 1 बार 1 बार, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बस चेंज क्या हो सकते हैं कि जब इसका डिकम्पोज हो रहा होगा, जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे होंगे और कुछ नहीं। तो डेल्टा एनजीआरटी वाला ले लिया हमने फॉर्मूला, तो डब्ल्यू हमारे पास कितना आएगा बेटा जी, माइनस के डेल्टा एनजीआरटी, ये आपको करना है। डेल्टा एनजी की जगह पर कितना आएगा भाई, आपको सर 50 रखना है यहां पर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी जरा देखिए, आर की वैल्यू दे रखी है इसने 8.3, ये 8.3 करना बेटा जी, 83 नहीं होती, 8.3 केल्विन पर जूल पर मोल, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे आप 8.3 इंटू में टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। तो मेरे लाल प्यारे हरे नीले काले धोले, ये वाला आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए क्या होगा, ठीक है। और देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी आईआईटी जेईई में 2016 में आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई आपके लिए होमवर्क, तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आप लोग ये बात समझना कि पीडीवी जो है, पीडीवी 2 चीजों के बराबर होता है। कहां गया ये, कहां गया, हाँ, अगर मोल चेंज हो रहे होंगे तो हमारे पास डेल्टा एनजीआरटी के बराबर होगा, और मान लो अगर मोल कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो एनआरडीटी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बताया था मैंने। भाई जब आप डिफरेंशिएट करोगे इधर तो एक कांस्टेंट रखोगे ना, अगर थोड़ा भी मैथमेटिक्स आता हो तो। मैंने कहा कि मोल चेंज हो रहे हैं तो डेल्टा एनजी, और यदि मोल कांस्टेंट है, मोल में चेंज नहीं है लेकिन टेम्परेचर चेंज दे दिया किसी न्यूमेरिकल में, तो यहां पर डीटी कर लेना बस, और कुछ नहीं है। और वर्क डन का हम ये फॉर्मूला जानते ही हैं, डेल्टा एनजी मैंने कैलकुलेट करना सिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे भाई। आगे देखिए, आगे भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसने बोला है a quantity of 70 calorie of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure from 40 to 50 डिग्री, मतलब टेम्परेचर का चेंज दिया हुआ है। the amount of heat required to raise the temperature at the same through the same range of constant volume। प्लीज समझिएगा, आप लोगों को एक बात याद होगी कि जो 70 कैलोरी हीट दे रखी है ना, ये कहां दे रखी है, जब आपके पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। याद करिएगा, हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी के बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें याद आ गया। और आप लोग ये भी जानते होंगे मेरे बच्चों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहां से आप लोग एक रिलेशन जानते हो, वी नो दैट कि भाई चेंज इन टेम्परेचर पता है, चेंज इन हीट पता है, तो क्यों ना हम यहां पर सीपी या सीवी निकाल लें। आपको सर निकाल लो। तो जरा देखिए, आप लोग ये बात जानते होंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है सीपी, वो किसके बराबर होती है, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, हाँ या ना। और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू हमें दे रखी है 70 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 से 50 का मतलब क्या हो गया 10 डिग्री, यानी यहां पर कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंस तो 50 माइनस ऐसे लिखोगे ना बेटा जी, 50 माइनस के 40 यानी 70 बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 बाय 10, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 7। इस तरीके से आपको
सीपी की वैल्यू निकल जाएगी। जब आप सीपी की वैल्यू निकाल लोगे तो आगे आप क्या कर सकते हो भाई, सीबी की वैल्यू भी निकाल लोगे। बिकॉज हमें क्या चाहिए भाई, हीट चाहिए, वो भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, सीवी बराबर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय डीटी। आप ये बात समझ सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर तो वही रहने वाला है 10, लेकिन सीवी की वैल्यू रख दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब सीवी की वैल्यू कैसे निकालोगे जब तुम्हें पहले से सीवी की वैल्यू पता हो। याद करिए मेयर रिलेशन। तो मैं अगर कहूं अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन, अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन, क्या करोगे बेटा, यहां से आप कहोगे सर मेयर रिलेशन तो हमारे पास ये था ना, सीपी माइनस के सीवी इक्वल्स टू आर, और सीवी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस के आर। तो सीपी की जो वैल्यू आई है उसमें से आर माइनस कर दीजिएगा, है ना। यही करना होगा भाई कि नहीं करना होगा। तो सीपी की जो वैल्यू आई है आप लोगों के पास उसमें से आर माइनस कर देना। लेकिन ध्यान रखना एक बात, समझना मेरी बात, यहां पर हीट कैलोरी में है तो आर की वैल्यू पता है कौन सी रखोगे, आर की वैल्यू रखोगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल वाली, कभी जूल वाली रख दो, 8.31 वाली नहीं रखना है, आर की वैल्यू रख देना। फिर जब आप इसको यहां पर रखोगे सीबी की वैल्यू आ जाएगी, डीटी तुम्हें पता ही है 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हीट आ जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना भाई, हाँ या ना। तो आपके पास हीट आ जाएगी बेटा जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना था, जितना मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप लोगों को अपना जो है एक तरीके से खुद भी समझ में आ जाएगा कि सर हमने तो आईआईटी जेईई के क्वेश्चन भी कर लिए, आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होने मत देना किसी भी हालत में। ये फील करते रहना कि नहीं हमें आ रहा है, हमें आ रहा है, हमें आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।